वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेटलर्जी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का ये चौथा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रह गया था, कौन सा टॉपिक रह गया था? इसमें हमारा टॉपिक रह गया था टेलर्स हॉबसन टाई सर्फ, या फिर हम इसे कह सकते हैं हमारा टेलर सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसे हम सिर्फ टेलर के नाम से भी जानते हैं, तो टेलर सरफेस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहते हैं। ये एक कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उस सरफेस के ऊपर रखते हैं और उस सरफेस की रफनेस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम द टेलर हॉबसन टेसर्फ भी नाम है इसका। साथ में इसे हम टेलर सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, तो किसी नाम से पूछा जा सकता है ये। तो जो टेलर हॉबसन, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? सरफेस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। साथ में आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें जो आपका सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी शेप कैसे होती है? इसमें जो शेप होती है वो कैसी शेप है? ई शेप होती है, इसमें उल्टा ई बना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी वर्किंग देखेंगे आज, और आज इसी लेक्चर में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो टेलर हॉबसन टेसर्फ सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से डिवाइस इसमें होते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी वर्किंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं उल्टा ई आकार का एक शेप दिख रहा है, जिसमें अगर हम बात करें इसका जो राइट वाला एंड है और एक लेफ्ट वाला एंड है, ये दोनों क्या है? यहाँ पे कॉइल हैं। ठीक है, एक कॉइल यहाँ पर होती है इधर, एक कॉइल इधर तरफ होती है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होती हैं? एक एक कॉइल होती है। ठीक है, और जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है ई का, ये आर्मचर के साथ कांटेक्ट में होता है। आर्मचर जो होता है हमारा, आर्मचर का अगर हम बात करें, आर्मचर का नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है? हमारा स्टाइलस कहलाता है। स्टाइलस कहलाता है। तो आर्मचर जो है, आर्मचर का नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे स्टाइलस होता है। जो स्टाइलस होता है ये हमारा डायमंड मटेरियल का बना होता है। ठीक, और यहाँ पर हमारा ये क्या है? ये हमारा स्किड होता है। स्किड की सहायता से हम इसे आगे पीछे खिसकाते हैं। तो जो स्किड है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये स्किड होता है। स्किड की सहायता से हम इसे आगे पीछे खिसकाते हैं इस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस का आपको मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा, ये वाला क्या है? इसका फ्रेम होता है। और इसका ही हम क्या करें, इसी का अगर हम इसे टॉप व्यू देखें और थोड़ा इसे डिटेल में डायग्राम देखें, तो इसी का क्या है? ये इसी का डिटेल डायग्राम है ये। तो डिटेल डायग्राम है ये ऊपर वाले का ही। ठीक है, इससे भी अगर आपकी हम बात करें, इससे भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इसमें भी दिखाए गए, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसी का डिटेल डायग्राम में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपकी ये कॉइल है, ए बी कॉइल को यहाँ पे ये दर्शाया गया है, ये है आपकी ए बी कॉइल। ठीक है, जैसे ए बी कॉइल को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी तरह से जो ए सी कॉइल है, ए सी कॉइल को हमने यहाँ पे दर्शाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉइलें होती हैं। और यहाँ पे क्या है? ये एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर का क्या काम होता है? जो भी सरफेस की रफनेस मेजर करी जाती है, उसे एम्पलीफाई करके उसकी इमेज को बड़ा कर देता है ये। ठीक है, बढ़िया बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? मॉड्यूलेटेड कैरियर भी यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटेड कैरियर। और यहाँ पर हम बात करें, हाँ, यहाँ पर हमारा क्या है? डी मॉड्यूलेटर है। डी मॉड्यूलेटर का जो एक एंड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? डी मॉड्यूलेटर का एक एंड हमारा मीटर से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक मीटर दिया है, जो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारी सरफेस है उसे डी मॉड्यूलेट करके वेव के फॉर्म में दर्शाता है। ठीक, डिजिटली वेव के फॉर्म में दर्शाता है डीमॉड्यूलेट करके। और डीमॉड्यूलेटर का दूसरा जो एंड होता है वो हमारा रिकॉर्डर से कनेक्ट होता है, जो रिकॉर्ड करके एक इमेज को क्या करता है? डीमॉड्यूलेट करके स्मूथ एंड इमेज बना देता है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो हमारा पार्ट था, इसमें आपका जो ए बी कॉइल था वो यहाँ पर है, जो ए सी कॉइल था वो यहाँ पर है। ठीक है, और जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, ये आर्मचर वाला पार्ट है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है, ऊपर नीचे मूव करेगा स्टाइलस के साथ, तो ऑक्सीलेटर यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो हम सरफेस मेज़र करेंगे उसके ऊपर ऐसे मूव कराते हैं। उस सरफेस को मेजरमेंट करने के बाद उसकी इमेज को एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई करके बड़ा कर देता है। ठीक, और उस इमेज को क्या करता है? ये हमारा डीमॉड्यूलेटर है, और डीमॉड्यूलेट करके इसे क्या करता है? एक वेव के फॉर्म में दिखा देता है।
साथ में डिमॉडुलेट स्मूथ एंड दिखा देता है। ठीक है इसका। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा टेलर सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग करके हम सरफेस का मेजरमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारा ई दिया हुआ है, जो ई होता है ये यहाँ पर आर्मचेयर से कनेक्टेड है, और आर्मचेयर का हमारा नीचे वाला एंड स्टाइलिस से कनेक्टेड है, और जो स्टाइलिस होता है और स्किड होते हैं ये एक साथ होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टाइलिस ऊपर आ गया, स्टाइलिस ऊपर आ गया नहीं आ गया, तो यहाँ पर स्टाइलिस ऊपर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ की सरफेस थोड़ी ऊंची है, तो ऊंची होने के कारण स्टाइलिस ऊपर आ गया। क्योंकि स्टाइलिस क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है हमारा, तो जो स्टाइलिस होगा वो ऊपर नीचे गति करता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्किड, स्किड की सहायता से हम क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं। लेकिन जब ये किसी सरफेस के ऊपर नहीं होते हैं तो उस समय क्या होते हैं, ये स्टाइलस और हमारे स्किड दोनों स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब सेम लाइन पे, सेम एक्सेस पे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्या करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं, तो जो सरफेस रफनेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करने लगता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आर्मचेयर होता है उसके ऊपर जो ई होता है, ई के बीच में क्या होगा, यहाँ पे कॉइल्स होंगी, और जो कॉइल है यहाँ पर इसके एक बीच में क्या है, बिल्कुल एक निश्चित गैप है, आपको दिख रहा है एयर होगी बीच में। तो एयर का मान जैसे कम और ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो उस मान को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करके यहाँ पे दिखा देगा। कैसे दिखाता है अब बताते हैं। जैसा अगर मान लो आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो वर्किंग स्टार्ट करते समय क्या करते हैं, स्किड वाले एंड को हम क्या करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर रखकर उसे सरकाते हैं ऊपर की तरफ, उस सरफेस का जिसका हमें मेजरमेंट करना होता है। मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने क्या करा, इस स्किड वाले पार्ट को रख दिया, और स्किड और स्टाइलिस होते हैं उस समय सेम होते हैं, बिल्कुल बराबर। तो जब हम सरकाने स्टार्ट करते हैं, तो जब सरफेस पे क्या होती है, रफनेस होती है, तो हमारा जो स्टाइलिस होगा, अगर मान लो इस तरह से ऊपर नीचे एंड आएगा, तो यहाँ पर जैसे हमारा स्टाइलिस आएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा उसका ई वाला एंड, मतलब जैसे स्टाइलिस का ई वाला एंड आएगा तो स्टाइलिस ऊपर पहुँच जाएगा, और स्टाइलिस जैसे ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर जो एयर का गैप है वो कम हो जाएगा इसमें, देख सकते हैं आप। क्योंकि जो स्टाइलिस है वो आर्मचेयर के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे हमारा सरफेस अगर ऊपर और खाबड़ आ जाएगी, तो जैसे ऊपर वाली सरफेस पे स्टाइलिस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टाइलिस ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर पहुंचने के कारण क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर कॉइल वाली कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल और आर्मचेयर के बीच में क्या हो जाएगा, एयर का गैप कम हो जाएगा। पहले एयर का गैप ज़्यादा है, तो एयर का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो एयर का गैप हमें प्राप्त होगा, तो एयर का गैप में बार बार चेंज हो रहा होगा, तो जो गैप हमें प्राप्त होता है उसे क्या करता है, ये मॉड्यूलेट कैरियर द्वारा एम्पलीफाई करके इमेज बना देता है इसकी। और जब क्या होगा, आर्मचेयर नीचे आएगा, जब मान लो इस तरह सरफेस है उसके नीचे आएगा आर्मचेयर, तब क्या हो जाएगा, ये वाला स्टाइलस हमारा नीचे आएगा, तो स्टाइलस नीचे आएगा तो उस समय क्या होगा, स्टाइलस हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, एयर का गैप कम हो जाएगा, एयर का गैप बढ़ जाएगा, सॉरी, क्योंकि जब ये हमारा स्टाइलस नीचे आ जाएगा, गड्ढे में आ जाएगा मान लो, तो स्टाइलस नीचे आने के बाद क्या, आर्मचेयर भी नीचे आ जाएगा और बीच की एयर बढ़ जाएगी, बीच का एयर का गैप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज उसी तरह से बनती रहेगी। जिस तरह से हमारे स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करते रहेगा, उस तरह से क्या होगा, हमारी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो एयर का गैप है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, और वो एयर का गैप कम ज़्यादा जैसे होगा, उसी के आधार पे ये क्या करेगा, सरफेस की रफनेस को रीड करके उसे उसका एक ग्राफ बना देगा एम्पलीफाई करके। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली पूरा ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरह से इससे वर्किंग करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, जो हमारा टेलर सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हमारा जो मेन पार्ट होता है उसकी शेप कैसे होती है, ई शेप में होती है। ठीक। साथ में आपसे पूछ सकता है, जो आपका स्टाइलस होता है उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ये डायमंड मटेरियल यूज़ होता है। डायमंड मटेरियल क्यों यूज़ होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि सरफेस क्या है, खुरदरी है, रफ है, तो बार बार क्या होगा, आपका टूल का जो पॉइंट है वो सरफेस को छुएगा, तो रबिंग होगी, घिसेगा उसके ऊपर, तो उसके कारण क्या होगा, मटेरियल बार बार घिस सकता है, तो घिसने से रोकने के लिए हम हार्ड मटेरियल डायमंड यूज़ करते हैं। तो जो पॉइंट होता है इसका टूल का, स्टाइलस का, उस पर डायमंड यूज़ करा जाता है, जिससे ये सरफेस पे क्या हो, घिसे नहीं। ठीक है। तो यही चीज़ पूछा सकते हैं। तो ये वर्किंग आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्किड वाले पार्ट को सरफेस के ऊपर रख के मूव कराते हैं, और मूव कराने के बाद जब सरफेस आपकी क्योंकि फ्लैट होगी, तो इसमें क्या होगा, एयर का गैप में कोई चेंज नहीं होगा, जिससे आपका जो ग्राफ होगा बिल्कुल सीधी लाइन में ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या होती है, सरफेस इस तरह से रफ होती है, तो कभी आपका स्टाइलिस ऊपर आता है, कभी स्टाइलिस नीचे आता है। तो जैसे स्टाइलिस हमारा इस तरह से यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, तो जो बीच का गैप जो होता है हमारा आर्मचेयर
और यहाँ पे कॉइल के बीच का जो गैप होगा, तो आर्मेचर और कॉइल के गैप के बीच में क्या होगा, जो एयर है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कभी ये हमारा आर्मेचर नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा। तो जिस कारण जो हमारा गैप है कम ज़्यादा होगा, उसी कारण क्या होगा, इससे ये रीड करके एम्पलीफाई करके इसकी इमेज को डिकोड कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब हम इसी चैप्टर के अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जैसे ये चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यू आते हैं ये भी हमें क्लियर हो जाए। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यू। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, ठीक है, या फिर मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, तो जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर के हम ये स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। तो यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर पर नहीं आना है आपका, कौन सा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर गलत लिखे हैं। ठीक है, उस पर आपको नहीं आना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखना है हमें, और उनमें से हमारा एक जो ऑप्शन है उसे सही से चूज़ करना है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं फिर। क्वेश्चन कह रहा है सरफेस रफनेस इज़ द मेजर ऑफ द सरफेस रफनेस में हम क्या मेज़र करते हैं, सतह रुक्षता मापन करती है, क्या मेज़र करती है। अगर मान लो किसी वस्तु की हम सरफेस रफनेस को मेज़र करते हैं तो क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं हम, सरफेस रफनेस का मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया यहाँ पर फाइनली स्पेस्ड माइक्रो इरेगुलरिटीज, महीन स्थान सूक्ष्म अपूर्णताएं। ऑप्शन बी सरफेस टेक्सचर पृष्ठ स्वरूप। ऑप्शन सी सरफेस टोपोग्राफी पृष्ठ टोपोग्राफी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हमारा इसमें सही है ए, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर होगा। क्योंकि आप कोई भी सरफेस का मेजरमेंट कर रहे हैं, रफनेस का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो रफनेस का मतलब क्या है, उसके बीच में जो सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं वो कितनी है, वही तो है आपका सरफेस के रफनेस का मतलब। तो इरेगुलरिटी जितनी कम होंगी उतनी सरफेस कम रफ होगी। ठीक है, तो सरफेस की इरेगुलरिटीज को हम मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेटेड सरफेस पैटर्न इज कॉल्ड। ये पढ़ा था हमने, ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आई हुई है ये। अगर आपने पढ़ा है जो लेक्चर हमने लिए गए हैं इस चैप्टर के, तो सेम टू सेम उसी चैप्टर से ये लाइन उठाई गई है। डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेट सरफेस पैटर्न इज कॉल्ड। तो कोई भी जो सरफेस होता है, तो सरफेस की जो रफनेस होती है उससे डिज़ाइन जो उसकी बन रही है रफनेस के कारण, तो उसका जो टेक्सचर बनता है उसे जो हम शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे शो करने के लिए हम कहते हैं ले, उसे कहते हैं ले, LAY। ऑप्शन ए सही होगा। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है जो हमने ए ले की, तो जिसने आप ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख ले जिसमें हमने ले के बारे में बताया था। तो उस ले में जो डेफिनेशन थे बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न इज कॉल्ड ले होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। निम्नलिखित में से कौन सा सतह रुक्षता का अवयव नहीं है, मतलब सरफेस रफनेस का अवयव नहीं है। सरफेस रफनेस के बारे में पढ़ा है और हमने ये भी देखा था सरफेस रफनेस के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सरफेस रफनेस में सरफेस टेक्सचर होता है सरफेस टेक्सचर भी हम देखते हैं सरफेस रफनेस में, और रफनेस हाइट भी टर्म यूज़ करी जाती है। वेविनेस भी यूज़ करते हैं, ये टर्म भी यूज़ करते हैं। कौन सी टर्म यूज़ नहीं करते, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतह रुक्ष का अवयव नहीं है। तो सारे ही अवयव हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीनों आंसर दिए हैं हमारे तीनों इसके पार्ट्स होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मेजरिंग रफनेस। तो किसी भी सरफेस की रफनेस का मेजरमेंट करने का इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेथड है, मतलब गुणात्मक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा रुक्षता मापने की गुणात्मक विधि है। तो रुक्षता नापने की, सरफेस की रफनेस को मेजर करने की गुणात्मक विधि कौन सी है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए दिया है हमें इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि।
माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण। ऑप्शन थर्ड इंटरफेरेंस मेथड, व्यतिकरण विधि। ऑप्शन डी स्टाइलस और ट्रेसर मेथड। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा बी। आंसर बी सही होगा, माइक्रोस्कोप इंस्पेक्शन। तो किसी भी सरफेस की रफनेस जब हम मेज़र कर रहे हैं तो उसका जो गुणात्मक विधि है, उसकी रफनेस को मेज़र करने की गुणात्मक विधि कौन सी होती है? माइक्रोस्कोप इंस्पेक्शन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय यूजिंग प्लेनीमीटर विच कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व टू फाइंड। तो किसी भी कर्व का एरिया अगर आपको मेज़र करना है तो कौन सा मेथड हम यूज़ करें? तो किसी भी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्लेनीमीटर के प्रयोग के द्वारा किसी वक्र के क्षेत्रफल में किसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक, किसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, बताइए। ऑप्शन इसमें हमारा ए दिया CLA वैल्यू, ऑप्शन बी दिया RMS वैल्यू, ऑप्शन सी दिया मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट, ऑप्शन डी दिया एवरेज डेप्थ रफनेस। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? आंसर हमारा इसमें है ऑप्शन ए। ऑप्शन है CLA। CLA क्या होता है? सेंटर लाइन मेथड। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेनीमीटर के प्रयोग के द्वारा किसी वक्र के क्षेत्रफल में किसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर बाय यूजिंग प्लेनीमीटर विच कैन बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व। तो इसमें हिंदी में थोड़ा गलत है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, बाय यूजिंग प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर का यूज करके विच कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व टू फाइंड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया का, कर्व एरिया का क्षेत्रफल का उपयोग करके किस चीज़ का पता कर सकते हैं? CLA वैल्यू का पता कर सकते हैं। हमने इसका मेथड देखा था CLA का, ठीक है। CLA का फॉर्मूला क्या था हमारा, जैसे अगर मान लो इस तरह से कोई सरफेस रफनेस आती है तो रफनेस को हम A1, A2, A3, A4, A5, A6 से डिनोट कर देते हैं, और जो टोटल लंबाई है वो L हो जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, CLA वैल्यू निकालने का एरिया से A1, A2 अप टू जितने भी हैं A हैं अपॉन टोटल लंबाई जितने तक हमने एरिया लिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो किसी भी प्लेनीमीटर के प्रयोग के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल का उपयोग करके क्या चीज़ निकाल सकते हैं, CLA वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सही है, ऑप्शन ए हो गया इसमें 98 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रफनेस इज रिफर्ड एज, रुक्षता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सरफेस की जो रफनेस होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ऑप्शन हमारा ए दिया है प्राइमरी टेक्सचर से, ऑप्शन बी दिया है सेकेंडरी टेक्सचर से, ऑप्शन सी दिया है बोथ A एंड B, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो हमारा इसमें 99 जो क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका हमारा आंसर होगा ए, प्राइमरी टेक्सचर, ठीक है, प्राइमरी टेक्सचर। तो किसी भी सरफेस की रफनेस को हम प्रदर्शित करते हैं प्राइमरी टेक्सचर द्वारा। तो प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई वस्तु है तो वस्तु के जो आपको डायरेक्ट बाहर से जो सरफेस दिख रही है, खुरखुरी है किस तरह से, तो जो हमारा प्राइमरी टेक्सचर दिखता है, जो फ्रंटली हमें किसी सरफेस का दिखता है टेक्सचर, तो हमारा क्या कहलाता है, वो जो प्राइमरी दिखता है, प्राइमरी टेक्सचर ही हमारा क्या होता है, सरफेस रफनेस को शो करता है ना। तो जो सरफेस के ऊपर जो हमें दिख रहा है टेक्सचर वो हमारी रफनेस को शो करता है। तो रुक्षता को प्रदर्शित कौन करता है? प्राइमरी टेक्सचर, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो वेवीनेस होता है तो इसमें अगला आ गया हमारा वेवीनेस इज रिफर्ड एट, वेवीनेस को हम हिंदी में कहते हैं तरंगता को प्रदर्शित करते हैं। तरंगता को कौन प्रदर्शित करता है? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, सेकेंडरी टेक्सचर। तो किसी भी सरफेस की वेवीनेस जो होती है तो वेवीनेस को हम किससे शो करते हैं? सेकेंडरी टेक्सचर से। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तो प्राइमरी टेक्सचर के द्वारा हम रफनेस को शो करते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो जो हमने
इसका लेक्चर लिया था। तो इसके जो हमारे इस चैप्टर के लेक्चर की पहला ही जो वीडियो था, तो पहले ही वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अगर उसका मान कितना होता है 50 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं। और 50 से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। और प्राइमरी टेक्सचर कोई हम क्या कहते थे, प्राइमरी टेक्सचर को हम कहते थे रफनेस, और सेकेंडरी टेक्सचर को क्या कहते थे, वेवीनेस। ठीक है, पहले ही हमने लेक्चर में पढ़ाई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो या इसमें हमने टॉमलिंसन जो मेथड पढ़ा था सरफेस को मेजरमेंट करने का, तो उसी का इसमें पूछ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है टॉमलिंसन रिकॉर्डर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट करता है, टॉमलिंसन जो मेथड था या टॉमलिंसन रिकॉर्डर किसका मेजरमेंट करता है। ऑप्शन ए दिया है सरफेस फ्लॉज का, सरफेस फिनिश का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सरफेस फ्लैटनेस का, ऑप्शन डी सरफेस परपेंडिकुलरिटी का। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऐसे तो हमने पढ़ा हुआ है। तो टॉमलिंसन का हम टॉमलिंसन मेथड का यूज़ करके क्या मेज़र करते थे, तो किसी भी सरफेस की फिनिश को मेज़र करते थे, सरफेस का फिनिश। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्मूथनेस ऑफ ए मेटेलिक सरफेस। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस की स्मूथनेस या हम कह सकते हैं चिकनेपन को किससे मेज़र कर सकते हैं। हिंदी में कह रहा है धातु सतह के चिकनेपन को मापने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त करते हैं। तो कौन सा औजार का उपयोग करके उसका चिकनापन का मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है टेलीसर्फ, ऑप्शन ए टेलीसर्फ। तो टेलीसर्फ ये कौन सा है, जो अभी हमने आज ही पढ़ा है, इसमें ही जो पहले लेक्चर पढ़ा था टेलर वाला, तो उसका यूज़ करके मेज़र करते हैं। या फिर ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का यूज़ करके, या फिर ऑप्शन सी प्रोफाइल प्रोजेक्टर। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसका, तो किसी भी धातु के चिकनेपन का मेजरमेंट करना। तो चिकनेपन का ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी धातु के चिकनेपन का मेजरमेंट हम करते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन द्वारा, निर्देशांक मापी मशीन। जो हमारा टेलीसर्फ होता है ये सरफेस के रफनेस को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका तो उपयोग करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं चिकनेपन का मेजरमेंट करते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी टेक्सचर और रफनेस और माइक्रो एरर ऑन सरफेस रिजल्ट ड्यू टू। तो इसमें हमसे कह रहा है प्राथमिक टेक्सचर या रुक्षता या सूक्ष्म त्रुटियों का सतह पर होने का कारण क्या होता है। तो आप इसमें आपको ये बताना है, तो कोई भी सतह है, तो सतह पर जो आपका प्राथमिक टेक्सचर है या रुक्षता है या सूक्ष्म त्रुटियाँ हैं, तो उस सतह पर होने का कारण क्या होता है, उस सतह पर ये प्राथमिक टेक्सचर या रुक्षता या त्रुटियाँ होने का कारण क्या है। इसमें ऑप्शन ए आपका कौन सा दिया है, ऑप्शन ए हमसे कह रहा है नॉर्मल एक्शन ऑफ द टूल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रम में औजार की सामान्य क्रिया। क्या उत्पादन प्रक्रम में औजार की सामान्य क्रिया इसका कारण है। या फिर ऑप्शन बी वाइब्रेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ कटिंग प्रोसेस, कंपन और असमान कर्तन प्रक्रम। यह ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी कह रहा है फ्लॉज इन मटेरियल, पदार्थ में प्रभाव। या फिर ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी कह रहा है डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ टूल मेक्स ले, औजार चिन्हों का निर्धारित दिशा। बताइए इसमें से कौन सा कारण है जिसके कारण उसके सरफेस पर रुक्षता या टेक्सचर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो किसी भी सरफेस का जो आपका उत्पादन प्रक्रम में जो औजार की सामान्य क्रियाएं होती हैं, अगर हम उनमें इम्प्रूवमेंट करें तो उसकी रफनेस को हम दूर कर सकते हैं। तो मेन सरफेस पे जो रफनेस होती है, तो कोई भी प्रोसेस हम करते हैं उत्पादन प्रक्रम प्रोडक्शन जो प्रोसेस करते हैं, तो उसके कारण ही क्या होता है, उसके सरफेस पे रफनेस जनरेट होती है। ये हम उसके डेफिनेशन में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है द सेकेंडरी टेक्सचर और वेवीनेस
और मैक्रो एरर। तो इसमें किसकी बात आ गई अब? सेकेंडरी टेक्सचर। इससे पहले क्या था? प्राइमरी टेक्सचर था। ठीक है, अब आ रही है सेकेंडरी टेक्सचर की बात। द सेकेंडरी टेक्सचर और वेविनेस और मैक्रो एरर ऑन सरफेस जल ड्यू टू द्वितीय टेक्सचर या तरंगता या सूक्ष्म त्रुटि के सतह पर परिणाम के कारण है। तो ये चीज़ें किसके कारण होती हैं? यहाँ पे द्वितीय टेक्सचर बताना है आपको किसके कारण होती हैं। तो आपके ऑप्शन वही हैं, पुराने वाले ही हैं। तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा? आप पढ़ के देखिए एक बार। देखिए एक बार बता देते हैं, जो हमारा प्राइमरी टेक्सचर होता है, प्राइमरी टेक्सचर में हमने बात करी थी, प्राइमरी टेक्सचर किस कारण होता है? रफनेस के कारण। जो रफनेस होती है सरफेस, और जो रफनेस होती है उसमें क्या होता है? सरफेस हल्की खुरदरी होती है, मतलब हल्का उसमें इर्रेगुलरिटीज होती है, इर्रेगुलरिटीज कम होती हैं। और वो इर्रेगुलरिटीज क्यों होती हैं? उसके प्रोडक्शन के कारण ही होती हैं। जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो बनाते समय क्या होता है? उसमें कुछ ऐसी कमियां होती हैं, उसके कारण क्या होता है? उसमें सरफेस पे हल्की रफनेस रह जाती है। लेकिन अगर मान लो कोई भी हम मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म कटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ बढ़ जाती हैं, और उन बढ़ी हुई इरेगुलरिटीज़ को क्या कहते हैं? द्वितीय टेक्सचर कहते हैं, या फिर उसे वेविनेस कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाइब्रेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ कटिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? द सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंट बाई। तो किसी भी सरफेस की रफनेस को अगर हम बात करें, द सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो किसी भी सरफेस की अगर हम बात करें रफनेस को किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो हमने इसका इंडिकेशन भी पढ़े थे, तो बताइए आपका इसमें आंसर कौन सही होगा? मान लो कोई सरफेस क्या रफ है, खुरदरी है, तो खुरदरी है तो उसे हम किस डायग्राम द्वारा उसे दर्शाएंगे? सर्कल द्वारा, स्क्वायर द्वारा, जिगजैग लाइन द्वारा, या ट्रायंगल द्वारा? बताइए, इसमें लगाइए आंसर। आपने लगा लिया होगा आंसर। आंसर इसका आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने पढ़ा था जब मान लो कोई सरफेस है, सरफेस में जो रफनेस होती है उसे इस डायग्राम द्वारा हम शो करते थे। तो ये क्या हमारा ट्रायंगुलर शेप होती है, तो ट्रायंगुलर शेप, तो किसी सरफेस की रफनेस को हम ट्रायंगुलर शेप द्वारा दिखाते हैं। इसके ऊपर मान लिख देते थे कि इतना ए लिख देते, ए का मान के कितना रफ है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगुलर शेप द्वारा हम रफनेस को शो करते हैं। आगे देखते हैं आरएमएस मेथड। आरएमएस मेथड हमने पढ़ा था। आरएमएस मेथड गिव्स, आरएमएस पद्धति से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बताइए आप कौन सा सही होगा इसमें। आरएमएस पद्धति का उपयोग करके हम क्या प्राप्त करते थे? टॉलरेंस, ऑप्शन बी अलाउंस, ऑप्शन सी सरफेस रफनेस, ऑप्शन डी फिट। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसका तो आंसर सभी को देना चाहिए। आरएमएस का हम यूज़ करके क्या निकालते थे? किसी भी सरफेस की रफनेस का मान निकालते थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? प्रोफाइलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। अच्छा, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं दिया था, पूछ सकता है लेकिन, क्योंकि प्रोफाइलोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका भी यूज़ करके करते हैं, सरफेस की रफनेस का मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी सरफेस की रफनेस का मेजरमेंट करने के लिए प्रोफाइलोमीटर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया था लेकिन ठीक है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रोफाइलोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग करके हम करते हैं सरफेस की रफनेस को मेजर करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है गियर इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन बी दिया है थ्रेड प्रोफाइल, ऑप्शन सी दिया टेपर, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस। कौन सा मेथड आप बताइए गलत है जो न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल मान नहीं निकाल सकता है किसी भी सरफेस रफनेस का? तो निम्नलिखित में से कौन सा सतह रुचिता के आंकिक मान को ज्ञात करने का सही विधि नहीं है? तो बताइए किसी भी सरफेस की रफनेस का न्यूमेरिकल वैल्यू मान निकालने के लिए कौन सा मेथड इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए हमारा दिया है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, ऑप्शन बी दिया है मीन लाइन एंड एनवेलप लाइन सिस्टम, ऑप्शन सी दिया आरएमएस वैल्यू, और ऑप्शन डी दिया पीक टू वैल्यू हाइट, पीक टू वैली हाइट। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, आपने ये तो पढ़ाई है CLA,
तो CLA मेथड का यूज़ करके करते थे हम, CLA मेथड का यूज़ करके हम निकालते थे रफनेस न्यूमेरिकल मान में, और RMS मेथड का भी यूज़ करके निकालते थे। तो ये तो दोनों नहीं होंगे, तो आपका या फिर B होगा या फिर D होगा। तो आपको ये बता देते हैं, जो आपका पीक वैल्यू में हाइट मेथड होता है, इसका उपयोग करके भी हम सरफेस की रफनेस निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका B सही है। आप B जो आपका मीन लाइन एंड एनवेलप लाइन सिस्टम, इसका उपयोग करके नहीं निकाल सकते हम। तो ऑप्शन नंबर B सही है। ये अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फिगर शोज द रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सरफेस डिस्टेंस ए एंड बी रिप्रेजेंट। एक सतह की रुक्षता गुण धर्म के लिए प्रसिद्ध चित्र में ए और बी के बीच की दूरी निरूपित कर दी गई है। जैसे ए यहाँ पर है, बी है, सरफेस रफनेस को शो कर रहा है, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमसे क्या कह रहा है, एक सतह की रुक्षता गुणधर्म के लिए प्रदर्शित चित्र में ए और बी के बीच की दूरी को निरूपित करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी को हम किससे निरूपित करेंगे। ऑप्शन इसमें आपका दिया है CLA वैल्यू, ठीक। और आगे देखते हैं, ऑप्शन बी दिया इसका पीक टू वैली हाइट, ऑप्शन बी दिया है आपका पीक टू वैली हाइट। ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया हमारा डेप्थ ऑफ रफनेस, डेप्थ ऑफ स्मूथनेस एंड मीन डेप्थ रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी दिया है मीन डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ स्मूथनेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीक एंड वैली हाइट। क्योंकि इसमें जो आप डायग्राम दिख रहा है आपका, ए और बी क्या शो कर रहा है, ए ये बता रहा है कि इसका पीक कहाँ तक है, और बी क्या बता रहा है, ऊपर से नीचे तरफ, मतलब हाइट बता रहा है। नीचे हमारा मतलब वैली बता रहा है ये, ठीक है, ये वैली बता रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें ए क्या दिखा है हमारा, ए दिखा रहा है पीक, ठीक है, और जो बी दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, वैली, नीचे वाला पोर्शन। तो हमारा आंसर कौन सही होगा इसमें, इसमें हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, पीक टू वैली हाइट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।